हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यहाँ ट्यूटोरियल नॉलेज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं यूपीएससी जीके साइंस पार्ट 3, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग सामने यहाँ पे दे सकते हैं, सी क्या है, द्रव्यमान। दोस्तों नीचे देखेंगे हम, यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग सामने, परमाणु की द्रव्यमान संख्या नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर है। न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या m और परमाणु क्रमांक z के बीच के अंतर के बराबर होती है। दोस्तों, दूसरा इसका है स्टेप, प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, लेकिन परमाणु के मामले में यही स्थिति है। तीसरा, न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में की थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है। निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने, आप देख सकते हैं, ए क्या है, तंबाकू। दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग सामने, निकोटीन एक अत्यधिक नशीला रासायनिक यौगिक है जो प्राकृतिक रूप से तंबाकू के पौधे में पाया जाता है। दूसरा, खजूर में निकोटीन की मात्रा कई प्रकार के आंतों के विकारों को ठीक करने के लिए फायदेमंद मानी जाती है। तीसरा, निकोटीन एक एक्सकेलोइड है, यह तंबाकू के पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सामने, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है। पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने, आप देख सकते हैं, ए क्या है, ए विषाणु से होता है। तो दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग सामने, यहाँ पे पोलियो एक वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस आपके गले और आंतों को संक्रमित करता है, जिससे फ्लू जैसे लक्षण पैदा होते हैं। दूसरा, यह किसी संक्रमित व्यक्ति की छींक या खांसी की बूंदों से भी फैल सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के पास में बैठा हो तब। चौथा, इसका देखेंगे स्टेप दोस्तों, पोलियो एक वायरस के कारण होता है। चौथा, यहाँ पे भारत में पोलियो के खिलाफ टीकाकरण लगभग 1972 में विस्तारित टीकाकरण पाठ्यक्रम के साथ शुरू हुआ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने, आप देख सकते हैं, डी क्या है, मटर। मटर के पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग सामने, यह छोटी बीन के आकार की ग्रंथि खोपड़ी के आधार में मस्तिष्क के नीचे सेला टरिका नामक क्षेत्र में स्थित होती है। दूसरा, जड़ें पौधे के 3 अंगों में से एक हैं। जड़ों का प्राथमिक कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, पानी और पोषक तत्व ग्रहण करना। अगला यहाँ आप देख सकते हैं, पांचवा, जड़ें संवहनी पौधों में पाए जाने वाला अंग है, जो मिट्टी से पानी और खनिज
पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सामने, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो डी। क्या है? डी, CHO से। दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग सामने, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। दूसरा, स्टार्च जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी जाना जाता है, शर्करा रेशा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं आप लोग सामने, टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं, कैसे फैलते हैं? तो दोस्तों इसका सेंस हो आप लोग सामने यहाँ देख सकते हैं, बी क्या है? जल प्रदूषण के कारण टाइफाइड या पेचिश फैलते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, इस टाइफी दूषित भोजन, पेय या पानी से फैलता है। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भोजन तैयार करना जो अपने हाथ नहीं धोया या जिसकी साफ सफाई खराब है, दूषित पानी पीना, यौन संपर्क विशेष रूप से गुदा से जुड़ा हुआ। तीसरा, ये रोगजनक आम तौर पर मौखिक रूप से प्रवेश करने के बाद दूषित भोजन या पानी के सेवन, दूषित वस्तुओं या हाथों के मौखिक संपर्क आदि के माध्यम से बड़ी आंत तक पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं, सी क्या है? मक्का। दोस्तों इसका ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग सामने, मक्का, गन्ना, ज्वार, अनानास, सोयाबीन, मक्का सभी C4 पौधों के उदाहरण हैं। विटामिन C4 पौधे जिनमें मक्का, गन्ना और ज्वार शामिल हैं। तीसरा, प्याज एक C4 पौधा है चूँकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला निर्मित उत्पाद 4C यौगिक ऑक्सलो एसिटिक एसिड होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग सामने, समुद्री घोड़ा है। समुद्री घोड़ा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं, बी क्या है? एक मछली। तो दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग सामने, अस्मीन या समुद्री घोड़ा समुद्र में पाई जाने वाली छोटी मछलियों की 44 प्रजातियों का नाम है जो हिप्पोकैम्पस जीनस में आती हैं। दूसरा, समुद्री घोड़े पाइसेज मत्स्य वर्ग में शामिल हैं। तीसरा, समुद्री घोड़े गतिहीन होते हैं, अन्य मछलियों की तुलना में अधिक धीमी गति से तैरते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं। तो दोस्तों इसका सेंस होना चाहिए आप लोग सामने आप देख सकते हैं, सी क्या है? जीवाश्म कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं सामने, शोधकर्ताओं की टीम ने अफ्रीका में सहारा के नीचे से ली गई चट्टानों में चमकीले गुलाबी रंग की खोज की। दूसरा, किस प्रकार की चट्टान सबसे मजबूत है? इग्नियस चट्टान सबसे मजबूत चट्टान होती है। तीसरा, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और तीसरा रूपांतरित, और इसी प्रकार इनका निर्माण होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है?
निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप देख सकते हैं। डी क्या है? डकविल। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग सामने। उभयचर उभयचर सांप और मछलियां अंडे देते हैं। छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ आदि सरीसृप भी अंडे देते हैं। मोनोट्रेम स्तनधारी जो अंडे देते हैं, जिसमें इकिडना या स्पाइनी एंटीटर और प्लेटिपस शामिल हैं। दूसरा, जो जानवर अंडे देते हैं उन्हें अंडे देने वाले जानवर कहा जाता है, जैसे मुर्गी, छिपकली, मेढक। तीसरा, मुर्गी, बत्तख, शुतुरमुर्ग, टर्की, हंस और एम्पू ऐसे पक्षी हैं जो हमें अंडे देते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने। यूरेनियम तत्व होते हैं। यूरेनियम तत्व होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। बी क्या है? बी वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखेंगे, आप देख सकते हैं आप लोग सामने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। यूरेनियम एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक यू और परमाणु संख्या 92 है। दूसरा, यूरेनियम चमकदार श्वेत रंग की धातु है। तीसरा, यूरेनियम आवर्त सारणी में एक चांदी सफेद धात्विक रासायनिक तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 92 है। इसे रासायनिक प्रतीक यू दिया गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप देख सकते हैं। ये क्या है? बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग सामने। वायुमंडलीय दाब मिलीबार की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। वायुदाब को पारा बैरोमीटर या निद्रव बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। दूसरा, दबाव माप की सी तरह सतह पर तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए बल का माप है। तीसरा, बैरोमीटर एक उदाहरण है जिसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार वर्ष 1643 में इवेंजेलिस्टा टोरिसेली नामक इतालवी वैज्ञानिक ने किया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वाहनों को इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग सामने आप देख सकते हैं। रेडिएटर। क्या है? रेडिएटर कहते हैं। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग सामने। जो इंजन के तापमान को नियंत्रित करती है, शीतलन प्रणाली के रूप में जानी जाती है। दूसरा, रेडिएटर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊष्मीय ऊर्जा का विनिमय करने वाली युक्ति है। इसकी सहायता से किसी चीज़ को गर्म या ठंडा किया जा सकता है। तीसरा, अधिकांश कारों के लिए सामान्य ऑपरेटिंग इंजन तापमान 195 से 220 डिग्री फ़ारेनहाइट किलो सीमा होता है। हालांकि अधिकांश डैशबोर्ड तापमान गैस सटीक तापमान नहीं दिखाते। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? तो दोस्तों इसका
सही आंसर हो जाए आप लोग सामने याद दे सकते हैं एड्स क्या है। एड्स बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, अगर जिसको हो जाता है दोस्तों उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट दे सकते हैं आप लोग सामने। सबसे घातक बीमारी इस्केमिक हृदय रोग दुनिया भर में मृत्यु का प्रमुख कारण है। दूसरा, हृदय रोग, डायबिटीज़, कैंसर जैसी कई बीमारियों के मामले भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखा जा रहा है। इसमें से हृदय रोग और कैंसर को मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। तीसरा स्टेप देख लीजिए, गंदगी ही सभी बीमारियों की जड़ है। स्वच्छता व सावधानी अपनाकर हम अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने। पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं डी क्या है, दिन में भी और मुख्यतः रात में भी। तो दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट दे सकते हैं आप लोग सामने। दिन में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों पत्तियों में पाए जाते हैं। दूसरा, पौधे आमतौर पर हम इंसानों की तरह ही दिन के 24 घंटे सांस लेते हैं। यह को अपनी ग्लूकोज को पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा आदि जैसे उत्पादों में ऑक्सीकरण करने के लिए दिन और रात दोनों समय किया जाता है। तीसरा, पौधों में श्वसन दिन के 24 घंटे होता है, लेकिन रात में अधिक स्पष्ट होता है जब प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। रात में तापमान दिन की तुलना में अधिक ठंडा होना चाहिए क्योंकि पौधे तनाव सहन कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? कृषि काल शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं ए क्या है, पौधों और पशुओं को। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग सामने। कृषि विज्ञान खाद्य और फाइबर उत्पादन और प्रसंस्करण से संबंधित विज्ञान, इनमें मिट्टी की खेती, फसल की खेती और कटाई, पशु और प्रसंस्करण की तकनीकें शामिल हैं। मानव उपभोग और उपयोग के लिए पौधे और पशु उत्पाद कृषि प्रौद्योगिकी भी देखें। इसका दूसरा स्टेप देख लीजिए, भोजन मनुष्य की सबसे बुनियादी आवश्यकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने। सघन खेती का संबंध किससे है? सघन खेती का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं 17 नंबर का आंसर डी क्या है, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग सामने। सघन खेती या गहन कृषि एक प्रकार की खेती है जिसमें भूमि के प्रति क्षेत्र से प्राप्त होने वाली उपज को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक धन और श्रम का उपयोग किया जाता है। दूसरा, जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तीसरा, सघन खेत को जंगल खेती भी कहते हैं। इस विधि में खेती करने के लिए आपको मल्टीपल फसलें एक ही खेत में उगानी होती है, जैसे आम, अमरूद, केला, पपीता। फिर उसके बीच में सब्जियां लगाई जा सकती हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सामने। ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं ए क्या है, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग सामने।
ट्रक कृषि का संबंध सब्जियों की खेती से है। जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, वहाँ खेती को ट्रक कृषि के रूप में जाना जाता है। दूसरा, एक टमाटर वाहन जिसे माल ढुलाई, विशेष पेलोड ले जाने या अन्य उपयोगी कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं, डी, क्या है? फूलों का। दोस्तों इसका ऑप्शन देख लें, आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फ्लोरीकल्चर उन पौधों के कुशल उत्पादन का अध्ययन है जो मानव आनंद और मानव पर्यावरण के लिए आकर्षक रंगीन फूल और पत्ते पैदा करते हैं। इसका दूसरा है, पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तीसरा, जो फलों और उनकी खेती का अध्ययन करती हैं, पोमोलॉजी के विज्ञान पर शोध और अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं, ए, क्या है? फलों का। दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग सामने, पोमोलॉजी फलों और उनकी खेती के तरीकों का अध्ययन है। दूसरा, अमेरिकी बागवानी विशेषज्ञ, पोमोलॉजिस्ट और लेखक चार्ल्स डाउनिंग को दुनिया में पोमोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं, ए, क्या है? सब्जी विज्ञान से। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग सामने, ओलेरीकल्चर सब्जी उगाने का विज्ञान है जो भोजन के लिए गैर काष्ठीय जड़ी बूटी पौधों की खेती से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जियों के मदान भंडार, संस्करण और विपणन से संबंधित है। दोस्तों दूसरा है, भारत में ओलेरीकल्चर के जनक AMS स्वामीनाथ हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं, डी, क्या है? वनों का। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं, ए, क्या है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं, ए, क्या है? भूमि विज्ञान। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने आप देख सकते हैं, ए, क्या है? मृदा विज्ञान। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन कर मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया गया या किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने आप देख सकते हैं, 26 नंबर का बी, क्या है?
एडाफोलॉजी क्या है? अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने। भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सामने आप देख सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने आप देख सकते हैं C8 भागों में विभाजित किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने। नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? नूतन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं ए क्या है? खादर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप देख सकते हैं सी क्या है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमेंस। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने आप देख सकते हैं बी क्या है? बी काली मिट्टी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।